नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो सच कहूं तो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। हम बात कर रहे हैं मानव तस्करी की। एक ऐसी खौफनाक सच्चाई और उसे रोकने के लिए हमारे पास जो कानूनी तंत्र हैं, आज हम उन्हें बारीकी से समझेंगे। ये कोई आम चर्चा नहीं है, बल्कि समाज की एक बहुत ही कड़वी हकीकत का पर्दाफाश है। तो चलिए सीधे शुरुआत करते हैं। भाग 1, कल्पना बनाम असली खौफ। देखिए, इस विषय की गहराई को समझने के लिए मैं आपको नेहा नाम की एक लापता बच्ची के बारे में फैली एक डरावनी कहानी से शुरुआत करना चाहूंगा। इस तरह की कहानियां अक्सर हमारे आसपास गूंजती हैं, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या असलियत इन कहानियों से भी ज्यादा खौफनाक हो सकती है। हर रात ठीक 3 बजे एक धीमी टूटी हुई सी आवाज आती। मेरे बाल। सुनने में एकदम किसी डरावनी फिल्म का सीन लगता है ना। ये एक लोक कथा है जिसमें कोई अलौकिक शक्ति एक छोटी बच्ची को अपने साथ ले जाती है। डरावना तो है, लेकिन सच मानिए, हमारी समाज में छिपा असली खौफ किसी भूत प्रेत का नहीं है। वो इससे कहीं कहीं ज्यादा भयानक है। असली राक्षस कोई पेड़ों में छिपकर रहने वाली चुड़ैल या भूत नहीं है, बिल्कुल नहीं। असली राक्षस वो इंसान है, वो मानव तस्कर हैं, और सबसे अहम बात, वो ग्राहक हैं जिनकी लगातार मांग बच्चों के इस कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन को बढ़ावा देती है। यही वो लोग हैं जो पर्दे के पीछे से इस पूरे खौफनाक व्यापार को चला रहे हैं। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 12 लाख। जी हाँ, भारत में अनुमानित 12 लाख बच्चों को जबरन सेक्स ट्रेड में धकेल दिया गया है। 12 लाख, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये एक ऐसी मानवीय त्रासदी है जिसके बारे में सोचना भी दिल दहला देता है। लेकिन देखिए, ऐसा नहीं है कि कुछ हो नहीं रहा। जब प्रशासन सच में कड़ा एक्शन लेता है तो नतीजे भी सामने आते हैं। उदाहरण के लिए, शाहजहांपुर में एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने सख्त आदेश दिया, परफॉर्म या पेरिश, यानी काम करो या फिर परिणाम भुगतो। और जानते हैं इसका क्या असर हुआ? सिर्फ 72 घंटों के भीतर 27 लापता लड़कियों को रेस्क्यू कर लिया गया। भाग 2, अपराध की संरचना। हमने बड़े आंकड़े तो देख लिए, लेकिन ये जानना भी उतना ही जरूरी है कि आखिर ये खौफनाक अपराध जमीनी स्तर पर काम कैसे करते हैं, कैसे अंजाम दिया जाता है इन्हें। इसे समझने के लिए बलिया के इस असली मामले की टाइमलाइन को देखिए। एक 17 साल की लड़की का अपहरण होता है। अपहरण से लेकर कर्नाटक में उसके रेस्क्यू होने तक पूरे 2 महीने बीत जाते हैं। आप बस कल्पना कीजिए उस बच्ची के दर्द की। ये टाइमलाइन उस लंबे, खौफनाक और पीड़ादायक इंतजार की एक झलक भर है। अब एटा का ये मामला देखिए जो सच में हैरान कर देता है। एक 16 साल की लड़की रहस्यमयी तरीके से पुलिस स्टेशन की कस्टडी से ही गायब हो जाती है, और उसके बाद दिल्ली और एनसीआर में ले जाकर कई दिनों तक उसका शोषण किया जाता है। ये घटना हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि शिकार हुई ये बच्चियां दरअसल कितनी असुरक्षित स्थिति में होती हैं। तो बात यह है कि ये पूरा अपराध किसी सुव्यवस्थित सप्लाई चेन की तरह काम करता है। इसमें रिक्रूटर हैं, ट्रांसपोर्टर है और कोठा चलाने वाले शामिल हैं। सब अपना अपना काम कर रहे हैं। लेकिन याद रखिए, अंततः ये ग्राहकों की जो डिमांड या मांग है ना, वही शोषण के इस पूरे चक्र को जिंदा रखे हुए है। भाग 3, कानूनी हथियारों को समझना। अब सवाल है कि इन खूंखार नेटवर्क्स को तोड़ा कैसे जाए। इसके लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियां कुछ खास कानूनी हथियारों का इस्तेमाल करती हैं। चलिए देखते हैं कि हमारा कानूनी ढांचा आखिर क्या है। कानूनी कार्रवाई की शुरुआत अक्सर आईपीसी यानी भारतीय दंड संहिता की धारा 363 से होती है। ये धारा नाबालिगों के अपहरण को एक गंभीर अपराध मानती है। मतलब अगर कोई भी व्यक्ति 18 साल से कम उम्र के बच्चे को उसके लीगल गार्जियन की मर्जी के बिना ले जाता है, तो कानून का पहला हथौड़ा यहीं से चलता है। इसके बाद आती है धारा 3666। देखिए, कानून सिर्फ अपहरण को ही नहीं देखता, बल्कि उसके पीछे छुपे घटिया इरादे को भी पकड़ता है। अगर किसी को अगवा किया गया है और उस पर शादी के लिए या किसी और चीज के लिए दबाव डाला जा रहा है, तो इस धारा के तहत बेहद कड़ी कार्रवाई की जाती है। और फिर बलिया जैसे मामलों में जब रेस्क्यू की गई पीड़िता, जो कि सच में बहुत हिम्मत वाली होती हैं, जब वो पुलिस को अपना बयान देती हैं, तब जाकर पूरी तस्वीर साफ होती है। इसी बयान के आधार पर धारा 376 यानी रेप का गंभीर आरोप जोड़ा जाता है। यहाँ पीड़िता की आवाज ही इस कानूनी लड़ाई की सबसे बड़ी ताकत बनती है। भाग 4, पॉक्सो का सुरक्षा कवच।
आईपीसी के अलावा हमारे पास एक और बहुत ही खास कानूनी शील्ड है जो विशेष रूप से सबसे कमजोर वर्ग यानी हमारे बच्चों की सुरक्षा के लिए बनाई गई है। और ये कानून है पॉक्सो एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, जिसे 2012 में लाया गया था। ये अधिनियम 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए एक बेहद सख्त सुरक्षा कवच का काम करता है। ये आम कानूनों से कई कदम आगे जाकर बच्चों को न्याय दिलाने पर फोकस करता है। इस कानून की सबसे अहम बात जानते हैं क्या है? ये बर्डन ऑफ प्रूफ यानी खुद को निर्दोष साबित करने की पूरी जिम्मेदारी सीधे आरोपी पर डाल देता है। इसके साथ ही ये पूरी प्रक्रिया को चाइल्ड सेंसिटिव बनाता है ताकि जो बच्चा पहले ही इतना कुछ सह चुका है उसे कानूनी दांव पेच में बार बार मानसिक आघात न सहना पड़े। भाग 5 रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देना। अब जाहिर सी बात है, इन कानूनों को सिर्फ कागजों पर तो नहीं रखा जा सकता। इन्हें जमीन पर उतारने के लिए पुलिस को बहुत ही बारीकी से रेस्क्यू ऑपरेशंस की प्लानिंग करनी होती है। एक सफल रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी तरह से सख्त स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स यानी SOPs पर टिका होता है। ये कोई एक दिन का काम नहीं है। पहले गुपचुप तरीके से खुफिया जानकारी जुटाई जाती है, फिर पूरी प्लानिंग होती है, फिर रेस्क्यू होता है और आखिर में क्राइम सीन से फोरेंसिक सबूत सुरक्षित किए जाते हैं, एकदम सधे हुए तरीके से। और देखिए, ये काम इतना बड़ा और जटिल है कि इसे अकेले अंजाम नहीं दिया जा सकता। इसलिए ये जो व्यापक SOP होते हैं ना, ये अक्सर विशेषज्ञों और इंटरनेशनल जस्टिस मिशन जैसे संगठनों के साथ मिलकर तैयार किए जाते हैं, जो दिन रात मानव तस्करी को जड़ से उखाड़ने के लिए काम कर रहे हैं। रेस्क्यू के ठीक बाद के जो कुछ घंटे होते हैं वो सबसे ज्यादा नाजुक होते हैं। उस वक्त सबसे पहला काम होता है पीड़िता को आरोपियों से बिल्कुल अलग करना, ताकि वे उसे डरा धमका न सकें। 24 घंटे के अंदर मेडिकल जांच और फिर तत्काल आश्रय और काउंसलिंग, ये सब उस सर्वाइवर की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बहुत जरूरी कदम है। भाग 6 अभियोजन यानी प्रोसिक्यूशन का रास्ता। इस पूरे खौफनाक सफर का अंतिम और शायद सबसे जरूरी पड़ाव यही है, न्याय सुनिश्चित करना और ये तय करना कि अपराधियों को उनके किए की सख्त से सख्त सजा मिले। और इस मामले में हमारा कानून बिल्कुल स्पष्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो ग्राहक इन सेवाओं की डिमांड कर रहे हैं वे सीधे तौर पर रेप का अपराध कर रहे हैं। उन पर भी बिल्कुल उसी सख्ती से मुकदमा चलाया जाना चाहिए जिस सख्ती से इन मासूम बच्चों की सौदेबाजी करने वाले तस्करों पर चलाया जाता है। लेकिन इस पूरी कानूनी लड़ाई में असली टर्निंग पॉइंट क्या होता है? वो होता है उस सर्वाइवर का अदम्य साहस। जब एक बच्चा अपने सारे डर को किनारे रखकर पुलिस को अपना बयान देता है, तो वो अपहरण के एक साधारण से दिखने वाले केस को कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के एक पुख्ता मुकदमे में बदल देता है। सच कहूं तो उनकी वो आवाज ही इस पूरे सिस्टम की सबसे बड़ी ताकत है। आज की इस चर्चा के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। अगर ग्राहकों की मांग ही इस पूरे खौफनाक व्यापार को ऑक्सीजन दे रही है, तो बाल शोषण के इस बाजार को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने के लिए आखिर समाज के तौर पर हमें क्या करना चाहिए? ये हम सब की एक सामूहिक जिम्मेदारी है जिस पर हमें सोचना ही होगा। आज की इस बेहद अहम चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।